एक बार फिर ये दहशत गर्दी की जो लहर आई है, आप क्या समझते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जब थोड़ा सा एक दहशतगर्दी में कमी आई थी तो यही सोचा गया कि 95% ख़त्म हो गई है और हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। ऐसा नहीं था। तालिबान की हुकूमत आई 15 अगस्त 2021 को जी, तो कलदम टीटीपी को शायद इंस्पिरेशन मिली, हौसला मिला, हौसला अफजाई हुई है। महंगाई का नाम लेके आपने इस हुकूमत को घर भेजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज पेट्रोल 300 पर होने वाला है। क्या अब आप लोगों को आवाम का दर्द नहीं होता? अभी जो हम इकदामात ले रहे हैं, अगर वो हम ना लें तो फिर हम किस तरफ जाते हैं, जिससे हमारी कोई सियासत को फायदा नहीं हो रहा कि हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अगर ना किया जाए तो उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो और भयानक है। गैस का सेक्टर था, उसमें कोई खसारा नहीं था 72 सालों में, उसमें 1400 अरब का खसारा पीटीआई छोड़ के चलेगी। आज हमें IMF कहती है उसको बिल्कुल साफ करो, उसको ठीक कर दो। मुजम्मिल साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये गैस सेक्टर में इतना खसारा, हम क्या करें, हम कैसे 8-9 माह में सब कुछ ठीक करें? जहाँ से हमसे चीजें ली थी ना, वहाँ पे ला के खड़ा कर दे पाकिस्तान, आपको बड़ी दुआएं देंगे लोग। 180 रुपए का जब डॉलर था तो इनके वजीर खजाना जो मौजूदा है और साबिक वजीर खजाना कहते थे डॉलर 180 रुपए का नहीं होना चाहिए, उससे सस्ता होना चाहिए। आज ये 265 रुपए पे जो है खुशियां मना रहे, 270 रुपए में। 11 अरब डॉलर में पाकिस्तान इनके हिसाब से जो है दिवालिया हो रहा था और 3 अरब डॉलर में जो है दिवालिये से बचा लिया इन्होंने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। फूलों का शहर पेशावर कर एक बार फिर लहू लहू हो गया। पाकिस्तान में नाजरीन दहशतगर्दी की लहर एक बार फिर सर उठाने लगी है और खैबर पख्तूनख्वा का ये बड़ा सूबा दारुल हुकूमत पेशावर, जहाँ पर पुलिस लाइन से करीब वाक़या मस्जिद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले खुदकुश धमाके ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। इस धमाके के नतीजे में अब तक शहीद होने वालों की तादाद 90 से भी तजावुज़ कर गई है। शोधा में अक्सरियत पुलिस एहलकारों और अफसरान की है। दहशत गर्दी के इस अलमनाक वाक़े पर पूरी कौम सोगवार है और दुनिया भर से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है। मगर ये कोई पहला वाक़या नहीं। माजी में भी सानिया APS हो या दहशत गर्दी के दीगर वाक़यात, जहाँ पर पेशावर में बेगुनाह इंसानी जिंदगियों के खून से होली खेली गई और ये सिलसिला अभी भी जारी है। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी तो कबूल की है, जिसके रद्दअमल में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा है कि कलदम TTP से मुज़ाकरात की जो पॉलिसी थी वो गलत साबित हो गई। ये सोचना गलत था कि कलदम TTP कानून की पासदारी करेगी। इसके असरात बिल्कुल उलट साबित हुए। नाजरीन, पाकिस्तान में दहशत गर्दी को जन्म देने वाले अवामिल में सबसे अहम अफगान पॉलिसी है, जिसने TTP को दोबारा मुनज़्ज़म होने के लिए इस काबिल बनाया। पाकिस्तान का अहम मसला ये है कि अफगानिस्तान में इस वक्त गैर मुल्की एजेंसियों का एक गढ़ बन गया है। दूसरी तरफ तालिबान की इक़्तिदार में वापसी ने TTP में एक नई जान डाल दी। आदाद शुमार ये बताते हैं कि अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों में 55% इजाफा हुआ है। दहशत गर्दी के दोबारा सर उठाने से पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ हासिल होने वाली कामयाबियों के अब ज़ाया होने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। पेशावर धमाके ने सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। पुलिस लाइन का इलाका जो कि इंतहाई हसास है, वहाँ की सिक्योरिटी बेहतरीन होती है। पुलिस अफसरान, सिक्योरिटी इंतजामिया के दफातर, एहलकारों की रिहाइश गाहें वहाँ पर हैं। पुलिस लाइन से मुल्का शाहराह से एक रास्ता वज़ीर आला हाउस और दूसरा गवर्नर हाउस की तरफ जाता है। बमबार ने मस्जिद तक पहुँचने के लिए पुलिस के 3 नाके बिना रोक टोक के कैसे पार किए? अगर रेड जोन इलाकों की ये सूरत हाल है तो फिर एक आम इलाकों की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजामात हैं और वो कैसे महफूज होंगे? दहशत गर्दी के इन खौफनाक वाक़यात से निमटने के लिए मौजूदा हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी? क्या पाकिस्तान में अमन का क़याम मौजूदा हुकूमत के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है? आज ये सवालात हम उठाएंगे और सबसे बड़ा कोलैप्स है जिस पर कल से हम बात कर रहे हैं उस पर भी ज़रा बात करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम इस पर ही बात करेंगे और उस पर हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि हुकूमत सिक्योरिटी लैब्स को किस तरह कवर करने की कोशिश कर रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ पेशावर हैं ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। ताहिर खान साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनसे हम गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। क्या हमारी अफगान पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ है? हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है, ये कैसे दहशत गर्द आसानी से दहशत गर्दी करने में कामयाब हो जाते हैं? ताहिर साहब जो कि बड़ा
तजुर्बा भी रखते हैं, उनका आज हम तजिया इसमें शामिल करेंगे। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब अफगानिस्तान में जो एक तवील जंग, 40 साल की जंग, जिसके असरात पाकिस्तान पर बहुत अरसे तक रहे, पाकिस्तान ने उसमें बहुत सी जानों का नुकसान हुआ, फिर ऑपरेशन ज़रब अर्ज़ हुआ, नेशनल एक्शन प्लान हुआ, उसके बाद हमने थोड़ा अमन देखा मुल्क में। एक बार फिर ये दहशतगर्दी की जो एक लहर आई है, आप क्या समझते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे बड़ी वजह ये है कि शायद पाकिस्तान में फोकस जो दहशतगर्दी थी, इंतहा पसंदी थी, उनसे थोड़ी सी हट गई थी। और 2017 और 20 के दरमियान जब थोड़ा सा एक दहशतगर्दी में कमी आई थी, तो यही सोचा गया कि 95% ये ख़त्म हो गई है और हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। ऐसा नहीं था। और फिर पुलिस पे फोकस नहीं रहा, इंटेलिजेंस गैदरिंग पे फोकस नहीं रहा, और मामलात ख़राब होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बुनियादी वजह। दूसरी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई 15 अगस्त 2021 को जी, तो कलदम टीटीपी को शायद थोड़ा सा उनको इंस्पिरेशन मिली, हौसला मिला, हौसला अफजाई हुई है। और उनके जहन में शायद यही है कि चूँकि वहाँ पे वो आ सकते हैं तो यहाँ हम क्यों नहीं आ सकते। तीसरी बात जो मेरी जहन में है वो ये है कि मुज़ाकरात का भी इसमें एक रोल है कि वो आगे नहीं बढ़ सके, और मुतालबात दोनों साइड के इस तरह थे कि शायद उसी हालत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन वज़ीर दाखिला ताहिर साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात करना ही गलती थी। नहीं, वो देखो ना, ये जो कभी कभी कहा जाता है ना कि बस ये इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात शुरू कर दिया, बिल्कुल गलत है। रियासती इदारों का तो मैं आपको बताता हूँ ना, अप्रैल में ये नई हुकूमत आई है ना, तो इनसे कोई पूछे कि 6 जुलाई को जब यहाँ से लोग चले गए थे मुज़ाकरात के लिए, तो 6 जुलाई को तो इनकी हुकूमत थी। बिल्कुल। तो अगर इमरान खान की वो पॉलिसी गलत थी या उनका शख्स ज़ाती फैसला था, तो फिर 6 जुलाई को क्या ज़रूरत थी? 5 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जब इजलास हुई थी, उस पार्लिमानी कमेटी की, सिक्योरिटी कमेटी की, तो उसमें फैसला हुआ था कि मुज़ाकरात जारी रखे। पार्लिमानी कमेटी की बात कर रहा हूँ, और फौज से कहा गया था आप मुज़ाकरात जारी रखें। हाँ, ये ज़रूर कहा गया था कि तो पार्लियामेंट को भी इत्मीनान में लिया जाए। तो लिहाजा पॉलिसियाँ एक फ़र्द नहीं बनाती हो। फिर अफगानिस्तान कर रहे हैं, इसमें तमाम स्टेक होल्डर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अफगानिस्तान थोड़ा सा हमारे लिए एक चैलेंज इसलिए बन गया है कि जो यहाँ तवक्कुत थी कि बस अफगान तालिबान आने के बाद मसला हल हो जाएगा, मसला हल नहीं हुआ, मसला पेचीदा हो गया। अब हमारा इम्तिहान है कि किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाते हैं। एक जो पाकिस्तान का हमारे जो सियासत का, हमारे निज़ाम की ख़राबी है, फ़ैसले होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो जनवरी के पहले हफ्ते में हुआ, ये कोई पूछिए ना मौजूदा हुकूमत के लोगों से, वज़रा साहिबान जो वहाँ मौजूद थे, या रियासती इदारों से, कि वो फैसले कितने उस पर अमल हुआ, सही बात, कौन से पे हुआ है। जब आप फैसले बयानात ये आ जाते हैं, बस बात भूल जाते हैं। आप देखेंगे पेशावर का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन 2 हफ्ते बाद ये भी लोग भूल जाएंगे। तो जब आप फैसलों पर अमल नहीं करते तो फिर कैसे? और फैसले सिर्फ कागजी हद तक नहीं होने चाहिए, उनको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कैसे कराना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। ताहिर साहब मैं बताती हूँ, जाहिर शाह शिराजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे पेशावर के, और कल पूरा दिन सारी सूरत हाल पे उन्होंने कवर भी किया। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, तकरीबन 100 इसमें शहादतें हो चुकी हैं शिराजी साहब। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात, ये सब कुछ हुआ कैसे, तो मैं अभी आईजी साहब की बात सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं कि इतना नुकसान बारूदी मवाद ने नहीं, जितना नुकसान वो छत जो कोलैप्स हुई, जो मुनहदिम हुई, उसने पहुंचाया। हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये यहाँ तक आया कैसे, कि एक दहशतगर्द पुलिस लाइन में घुस गया तो पूरे शहर में तो वो कहीं भी घुस सकता है। उस वजूहात का कुछ अदराक क्यों नहीं कर रही है हुकूमत? देखिए सुमैया, इससे पहले भी बात हो रही है, बार बार हम एक बात करते हैं कि जब एपीएस के वाक़ये के बाद एक कलेक्टिव पॉलिसी बनाई गई, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, उसके 20 नुकात के ऊपर इत्तेफाक हुआ कि ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी। तो आया क्या उसके बाद वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई? क्या वो टेररिज्म टास्क फोर्स बनी? क्या कबायली इलाकों के अंदर रिहेबिलिटेशन, रिवाइवल और लोगों को भेजने के बाद डेवलपमेंट का काम हुआ? क्या वो इश्यूज एड्रेस हुए? जो लोग इफेक्ट हुए उनके लिए क्या मराद दी गई? दूसरा देखें, इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज जितनी है ना, वो ओन नहीं कर रही किसी चीज़ को। अगर आप फेडरल पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, पीडीएम है या पीटीआई है, इन अपने फ्यूचर के बारे में इनको कुछ अभी तक अनसर्टन है कि क्या बनेगा, किसकी हुकूमत आएगी और आगे उनका क्या हाल होगा।
देखें ये जो वार्निंग साइंस थे वो तकरीबन कम से कम आपको 4-5-6 महीने से मिल रहे थे। बिल्कुल। आपको लकी मरबत में बड़ा अटैक हुआ, उसके बाद आपके बनू के अंदर इतना बड़ा वाकया हुआ और पूरा एक सीज हुआ और मेरे ख्याल में एक सिक्योरिटी फेलियर था। और आज जो बात है, बार बार जो सिक्योरिटी के अपने अफसरान है वो इसको सिक्योरिटी लैब्स भी कहते हैं और इग्नोरेंस भी कहते हैं। क्योंकि देखें आज हिट क्या हुआ है, हिट हुआ है आपका पुलिस का हेडक्वार्टर, आपका सीडीटी का हेडक्वार्टर, जो बहुत खतरनाक मैसेज है। हम लोगों को टेरराइज नहीं कर रहे, टेरिफाई नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत है हमारे पॉलिटिशियंस जो इस वक्त है वो इस बात पे तो उनको फोकस है कि उनकी हुकूमत का आगे क्या बनेगा, या वो पाकिस्तान के बादशाह बनेंगे या नहीं। लेकिन देखिए लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सीरियस जा रहा है। अगर आपको मिलिटेंट्स थ्रेट कर रहे हैं तो व्हाई यू आर नॉट काउंटरिंग देम। सही बात। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है, वी हैव टू टेक अप दिस इशू वेरी सीरियसली। कहां से आते हैं आपके पास लोग? क्योंकि मेरे ख्याल में एक मैसेज क्लियर अफगान तालिबान ने तो कल डिनाई भी किया कि जनाब ये जो मस्जिद के अंदर हमला है ये जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन क्या थाने के ऊपर हमला जस्टिफाइड है? आपकी पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लेटेस्ट जो नाइट विजन गॉगल्स हैं, स्नाइपर गन्स हैं, वो स्नाइपर गन जो अमेरिकी अफवाज खुद मानती हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के भागी हैं। तो मेरे ख्याल में ये लोकल इशू नहीं है, ये एक बड़ा इंटरनेशनल इशू है। अच्छा, फिर ये भी तो सवाल उठता है ना जाहिर शाह शिराजी कि उसके बाद आपने कितने ऑपरेशन किए, आपने वहां पर जो सहूलतकार थे कितने सहूलतकार गिरफ्तार किए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, वो भी हमें सिर्फ लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक होता है। देखिए बार बार ये जो पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और बड़े मजे की बात की जाती है कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, पार्लियामेंट फैसले करे, कलेक्टिव फैसले करे। नेशनल एक्शन प्लान जब इन तमाम लोगों ने माना, APS के बाद बहुत बड़ा वाकया हुआ, आपने बड़ा ऑपरेशन किया, उसके बाद आपने जो टारगेटेड ऑपरेशन किए, ठीक है जी। ये मुझे बताइए नेशनल एक्शन प्लान की कौन कौन सी चीजों के ऊपर, कौन कौन सी शिकों के ऊपर अमल नहीं हुआ? क्या आपने सदर्न पंजाब के अंदर डिसमेंटल किए वो स्लीपर सेल मिलिटेंट्स के जो जहां से पैदा होते थे? बलूचिस्तान को आपने बलूचिस्तान के इशूज को एड्रेस किया? क्या आपने उन मजहबी सियासी जमातों को जो कि पैट्रोनाइज कर रही है मिलिटेंट्स को, उनके खिलाफ एक्शन लिया? क्या मदारिस की रजिस्ट्रेशन हुई? क्या मदारिस के अंदर उनकी फंडिंग के ऊपर एक चेक लगा? ये तमाम ऐसी बातें ये तो सियासतदान बताएंगे। मैं और आप और सबसे बढ़ के बात ये कि सरहदों की जो हिफाजत है, हम कितने अरसे से ये बात कर रहे हैं। पॉइंट लेकिन शादी साहब मैं दोबारा आती हूँ। ताहिर साहब हम कितने अरसे से ये बात कर रहे हैं कि जब हमने अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई, पाकिस्तान जिस तरीके से अपना एक वेलकमिंग जेस्चर दिया, हमने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की, उनकी जंग के असरात हमने भुगते, लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या उनको ये इस बात पर आमादा किया कि हमने उनसे ये कहा कि भाई आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी? आज भी हुकूमत ये सबूत पेश कर रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल आज भी हो रही है। तो आपने अफगानिस्तान से, इस हुकूमत से, तालिबान हुकूमत से क्या बात की? उन्होंने आपकी कितनी बातें मानी? फेंसिंग पर कितनी बात हुई? तो यहाँ पर तो फिर हमारी भी नेग्लिजेंस है ना कि हमने उस तरह अपनी बातें नहीं मनवाई। अफगानिस्तान का मसला थोड़ा सा हसास है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे और इमरान खान साहब ने जब उसका ऐलान किया था, तो उस वक्त अफगान तालिबान इस पे मुत्तफिक हो गए थे कि वो पाकिस्तान की मदद करे, सहूलतकारी करे। हालांकि ये फैसला उनके लिए बहुत मुश्किल था। अफगानिस्तान जब आपको कहीं मौका मिले, शिराजी साहब जाते होंगे, मैं 6 मरतबा तालिबान आने के बाद जब गया हूँ, वहाँ पे लोग पाकिस्तान से थोड़े से कतराते हैं, सहाफ़ियों से भी, दूसरे अपने आप को ज़रा दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एंटी पाकिस्तान इतना ज़्यादा माजी में रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि ये उस वक्त हमारी बड़ी कामयाबी थी कि अफ़गान तालिबान इस पर राज़ी हो गए। जब मैं जुलाई में मिला था सिराजुद्दीन हक्कानी साहब से, जो कि मेज़बान हैं इन मुज़ाकरात के, तो उसने कहा था मुझे कि जब वहाँ पर उनकी हुकूमत कायम हो गई तो एक सोच थी कि अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हो गई है 20 साल या 40 साल वाला आपने कि वो तो चलता रहा, तो एक सोच थी कि अब पाकिस्तान में भी जंग ख़त्म होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना रोल अदा किया है, लेकिन शराइत इस तरह थे कि वो शायद दोनों साइड के लिए वो नहीं थे। तो अफ़गान तालिबान को आप, क्योंकि पाकिस्तान की खुद ये पॉलिसी है कि आप उनको इंगेज करें, उनके साथ राब्ते करें, तो लेकिन अफ़गान तालिबान आपकी बात दुरुस्त है कि ये उनका वादा भी है, दुनिया से है, पाकिस्तान से, और उनका फ़ायदे में भी है। अगर TTP को वो नहीं रोकते, और मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ कोई एक्शन वो लेंगे, ये मैंने बार बार कहा है और अब तक नहीं ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई। लेकिन मैंने सुना है इस्लामाबाद में यहाँ पे कि उनको एक मैसेज दिया गया है इस वाक़े से पहले भी कि अगर आप लोगों ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो फिर पाकिस्तान के साथ ऑप्शन खुले हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान किसी और ऑप्शन पे जाता है, जिस तरह के राना सनाउल्लाह साहब ने पहले कहा एक इंटरव्यू में, और 2 दिन बाद उससे फिर पीछे हट गए, बयानात का भी एक इशू होता है। ये जो गैर जिम्मेदाराना बयान,
पॉलिसी होती है, पॉलिसियाँ बनती है, कुछ चीज़ें मीडिया के लिए नहीं होती, लेकिन जब आप उसको मीडिया में लाएंगे तो फिर उससे पेचीदगियाँ पैदा होती है। लेकिन अफ़गानिस्तान के तालिबान को एतमाद में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह हमले होते रहें और तो फिर पाकिस्तान तो फिर खामोश तो नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर आप पे लोगों का भी दबाव होगा, आपके पूरे सिस्टम पे एक दबाव होगा, और जो लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, जिस तरह 90 आप बता रही है अब तक, तो वो तो एक फर्क तो नहीं हो रही है। बड़ी 90 से ज़ायद हो गए हैं, तकरीबन 100 का फिगर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे लोगों की जानें इतनी अर्जा हैं कि जब जिसका दिल चाहे वो उनकी जानें ले ले। मासूम निहत्ते लोगों की ये जानें लेने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और आप सही कह रहे हैं कि एक संजीदगी दिखानी होगी, सिर्फ कागजी हद तक फैसले नहीं होने चाहिए हुकूमत के, ये फैसले ऐसे होने चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए उसका इम्प्लीमेंट भी बहुत ज़रूरी हो। शिराजी साहब, मैं आखिरी आपका बस मौक़िफ़ लेना चाहूँगी इस पर। देखिए, मेरे ख्याल में जैसे ताहिर खान साहब ने कहा, अगर अफगान तालिबान की अपनी मजबूरियां, लेकिन उनकी मजबूरी पाकिस्तान भी है, क्योंकि वो भी शायद चाहते हैं। दूसरा देखें, दो बड़ी आम चीज़ें, सिर्फ तालिबान का इशू नहीं है, आपके बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन है, आपकी बॉर्डर फेंसिंग को डिसमेंटल किया जा रहा है। की भी हमेशा इस बॉर्डर फेंसिंग को नहीं मानती रही। तो देखिए, इसमें हमें इंटरनेशनल रोल को जरूर देखना होगा। क्या अमेरिका की क्या दिलचस्पी है? वो अगर $7.5 बिलियन के यहाँ पे वेपन छोड़ के फिर भाग गए, तो अब आया उसको कौन एड्रेस करेगा? देखिए, इस एरिया को रेडिकलाइज करने में जितना अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स का हाथ था, उसके ऊपर कोई हमारा एनालिस्ट बात नहीं उठाता। बेशक पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने रोल प्ले किया होगा, उनकी मजबूरी थी, बीइंग जोग्राफिकल कंट्री। अब पाकिस्तान प्रॉक्सी वार का हिस्सा बना और अफगानिस्तान के लोग हमसे नाला हुए, उसके अंदर भी प्रोपेगेंडा एलिमेंट्स भी बहुत हैं। हिस्ट्री को जो ट्विस्ट किया जाता है वो भी ऐसे इशू है जिसके ऊपर हमें बिल्कुल एक नैरेटिव बनाना चाहिए कि क्यों अफगानिस्तान के अंदर लोग हमसे मुतनफर हैं। ये बड़ी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, ना सिर्फ बात होनी चाहिए बल्कि मैं तो ये कहूँगी काम होना चाहिए, सीरियस। ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ना हो, बल्कि इस पर प्रॉपर एक इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मुल्क में अमन होना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी जानों को, शहरियों की, ये हुकूमत का, रियासत का काम है। थैंक यू सो मच जायशा शिराजी, ताहिर खान साहब, आप दोनों हज़रात के वक्त का बहुत शुक्रिया। देखना है कि हमारी आवाम, जिसके दोनों तवज्जो दोनों अहम मामलात पर होनी चाहिए, एक तो अमन मुल्क का और दूसरा गरीब को रोटी देना, और वो रोटी देने में भी हमारी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मईशत का बुरा हाल है, गरीब पिस रहा है और दोनों तरफ हुकूमत की तवज्जो नजर नहीं आती। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाजरीन, बहुत दूर की बात नहीं है, ये जो बयानात आप सुन रहे थे हमारी हुकूमत के, ये जब अपोजिशन में होते थे तो ऐसे ही बयानात दिया करते थे। बहुत इनके दिल में दर्द था आवाम का, पता नहीं वो दर्द और तकलीफ कहाँ चली गई है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो हस्बे रवायत बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवे जायजा मिशन पर अमल दरामद का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान और IMF के माबैन 2 फरवरी तक तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जिसके बाद 3 फरवरी से 9 फरवरी तक पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक जारी रहने वाले IMF वफ़द से मुज़ाकरात में ये तय होगा कि कितने नए टैक्सेस लगाए जाएं, कितने नॉन टैक्स इक़दाम किए जाएं। और ज़रा ये कहते हैं कि मुज़ाकरात में IMF के वफ़द ने यह मुतालबा किया है कि बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना ख़त्म किया जाए। FBR की तरफ से 7,470 रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाए। हुकूमत अभी ये दावे करते ही थी कि वो IMF के साथ मुआहदा तय करने के लिए मुश्किल फैसले करेगी और एक आम आदमी को गैर ज़रूरी बोझ से बचाया जाएगा। एन उसी वक्त 1 फरवरी से कबल ही वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़े इजाफे का ऐलान किया और पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फ़ी लीटर इजाफे के बाद अब नई कीमत है 249 रुपए 80 पैसे। जबकि नून लीग की अजीम मईशत दान के अजीम फार्मूलों की बदौलत अमरीकी डॉलर मजीद 7 रुपए महंगा हो गया है और 259 रुपए तक जा पहुंचा है। अब देखना यह होगा कि डॉलर अपनी ट्रिपल सेंचुरी पहले मुकम्मल करता है या फिर पेट्रोल पहले मुकम्मल करता है। ऐसा लग रहा है जैसे महंगाई का ना खत्म होने वाला एक अजाब इस कौम पर नाजिल हो चुका है। मुल्क के भयानक मुआशी हालात आखिर कौन दुरुस्त सम्त में लेकर आएगा? इस सवाल का अगर मुआशी साइंसदान इसाक डार से किया जाए तो वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान तो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ही इसे चलाएगा। बेशक अल्लाह चलाएगा, लेकिन सवाल यह है कि फिर खजाने की कुर्सी पर बैठकर डार साहब आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं और मुल्क को वाले ही क्यों नहीं छोड़ देते? और अल्लाह के हवाले छोड़ना है तो इंसान फिर अपनी मेहनत कब करेगा? क्योंकि अल्लाह ने भी कहा है कि अल्लाह के हवाले तो ज़रूर छोड़ो, लेकिन अपना भी जो काम है वो करना बहुत ज़रूरी है।
इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें मुहर्र मुआशियात हैं मुज़म्मिल असलम साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ पहले राना एहसान साहब से गुफ्तगू आगाज़ करूँ। राना साहब, पूरी कौम आप लोगों से पूछ रही है, महंगाई का ही आप नाम लेके हुकूमत में आए, महंगाई का नाम लेके आपने इस हुकूमत को घर भेजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि लोग नालायक हैं, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। जब पेट्रोल जो था वो 150 पे था, जब सिर्फ 3 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो PDM हुकूमत इस पर बहुत शोर मचाती थी। आज पेट्रोल 300 पर होने वाला है। क्या अब आप लोगों को आवाम का दर्द नहीं होता? कि आप लोगों को आवाम की तकलीफ का अंदाजा नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, हमें पहले तो मईशत को समझना होगा कि अभी जो हम इक़दामात ले रहे हैं, अगर वो हम ना लें तो फिर हम किस तरफ जाते हैं। और अगर वो इससे जो अभी जो तकलीफ हम सह रहे हैं, अगर ये इक़दामात नहीं लिए जाते, जो तकलीफ है वो इससे भी भयानक हो जाए, तो फिर हमारा क्या बनेगा, फिर हम आवाम को क्या कहेंगे। तो मेरे ख्याल से बजाय कि हम आवाम को इश्तियाल दिलवाएं और कहें कि देखो पेट्रोल ये हो गया, महंगाई हो गई, अगर कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव है तो वो हम दें आवाम को कि भाई हमने जो IMF का मुआहदा है वो हमें पूरा नहीं करना चाहिए, उसके बजाय ये रास्ता है, हम ये अपना लें तो बेहतरी हो जाएगी। और अगर ऐसे नहीं है तो फिर हमें हुकूमत का जो इक़दाम है या हुकूमत का जो अमल है जिससे हमारी कोई सियासत को फ़ायदा नहीं हो रहा कि हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं या अगर हम इजाफी टैक्सेस लगाने लगे तो उससे कोई हमारा वोट बैंक बढ़ने नहीं लगा। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अगर ना किया जाए तो उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो और भयानक है, मुल्क की मईशत और पिस जाएगी। तो मैं समझता हूँ लेकिन ये 8 से 9 माह में ऐसा हुआ क्या राना एहसान साहब के अचानक से मामलात हाथों से निकल गए? ये नहीं मामलात हाथों से 8 से 9 माह में नहीं निकला। बड़ी सिंपल सी बात है, आपका गैस का सेक्टर था, उसमें कोई खसारा नहीं था 72 सालों में, उसमें 1400 अरब का खसारा PTI छोड़ के चले गई। आज हमें IMF कहती है उसको बिल्कुल साफ करो, उसको ठीक कर दो। जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसिंग है उसको रीबेस नहीं किया गया PTI के दौर के अंदर सही तरीके से, जिस तरह करना चाहिए था सालाना तौर पे, वो हमें एक साथ करना पड़ा। और जो उसका खसारा था वो 1100 अरब से 2500 अरब पे वो छोड़ गए। और जो कर्जे थे इन्होंने 76% ले लिए, तो मुल्क को खोखला कर दिया। आज IMF के जो मुआहदे हैं ये हमने तो नहीं किए हुए मुआहदे, ये हमारे किए हुए मुआहदे तो नहीं है, ये मुआहदे तो वो है जो PTI ने किए उनको। लेकिन मिफ्ता साहब कहते थे कि हम रिवाइज करेंगे मुआहदे को। डार साहब कहते थे मैं आ गया हूँ, मैं दिखाऊंगा डॉलर की असल कीमत क्या है सर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो रिवाइज नहीं हो सके मुआहदे। हमने कोशिश की, वो आपकी जो खसारों की हालत है वो इतनी बिगड़ गई थी खसारों की हालत कि उसके ऊपर वो हो ही नहीं सकता था। आपका पॉइंट ये कि वो हो ही नहीं सकता था। मुजम्मिल साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में ये गैस सेक्टर में इतना खसारा, बिजली में सारा मामला जो आप लोगों ने सब्सिडी दी आवाम को, हम क्या करें? हम कैसे 8-9 माह में सब कुछ ठीक करें? देखिए, अब तो मैं ये कहूँगा, इनसे गुजारिश करूँगा, राना साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और मेरा बड़ा ताल्लुक है इनसे, कि आप जो है ना खुदा के वास्ते जहाँ से हमसे चीज़ें ली थी ना वहाँ पे ला के खड़ा कर दें पाकिस्तान। आपको बड़ी दुआएं देंगे लोग, क्योंकि जहाँ से आपने पाकिस्तान हमसे लिया था और जो आज जहाँ पे पाकिस्तान पहुँचाया है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बेहतर है उससे, तो फिर आप एक कोई दुनिया में पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे, कोई अपनी ही दुनिया में रह रहे हैं। क्योंकि 85 रुपये 180 रुपये का जब डॉलर था तो इनके वजीर खजाना जो मौजूदा है और साबिक वजीर खजाना कहते थे डॉलर 180 रुपये का नहीं होना चाहिए, उससे सस्ता होना चाहिए। आज ये 265 रुपये पे जो है खुशियां मना रहे, 270 रुपये में। तेल की कीमत 137 रुपये जब हुई तो कहते हैं ये अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, ये अवाम IMF के, इन्होंने IMF के आगे बेच दिया मुल्क को, ये IMF के कहने में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। हालांकि तारीख गवाह है कि इमरान खान का 0 सेल्स टैक्स अभी तक 1% नहीं लगा सके, ये तो 18% सेल्स टैक्स 17% लगाते थे। फिर आप आ जाए, इसके अलावा आज आपके जो है ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर में पाकिस्तान इनके हिसाब से जो है दिवालिया हो रहा था और 3 अरब डॉलर में जो है दिवालिया से बचा लिए इन्होंने। इसके बाद आ जाए, फिर ये कह रहे थे इतने दावे, हमारी तो दुनिया में बड़ी वो है, वकार है, इज्जत है, हम जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ये कर देंगे वो कर देंगे। कभी कहते थे सऊदी अरब से जो है अरबों डॉलर आ रहे हैं, कभी कहते थे UAE दे रहे हैं, कभी कहते थे चीन दे रहे हैं।
फिर उसके बाद जिनीवा कॉन्फ्रेंस में गए, इन्होंने कहा पूरी दुनिया ने जबरदस्त रिस्पांस दे दिया, पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर दे दिए, 10 अरब डॉलर, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, वो सारे कहाँ गए? तो मुजम्मिल साहब वो तो हो गया ना, वो तो उन्होंने कह दिया आईएमएफ से मुआहिदा होगा। अच्छा एक चीज, आप लोग जाते थे वायलेट करके गए हैं आईएमएफ के मुआहिदे को, क्या आपको नहीं लगता वो गलती है आप लोगों की? हम भी तो शुरू में जब हमारी हुकूमत आई थी बगैर आईएमएफ गए इन लोगों से 10 अरब डॉलर ले आए थे। उस वक्त इमरान खान लेकर आ गए थे बगैर आईएमएफ में जाए। अभी जाते जाते जो है मार्च में हुकूमत गई है, नवंबर में सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर दिए थे, आईएमएफ ने मार्च में हुकूमत गई, फरवरी में 1.25 अरब डॉलर दिए थे। ये किधर बैठे हुए हैं? ये 9 महीने से आईएमएफ का भी तोती वो कर रहे हैं। अब बात ये खैर एनी हाउ, अब इनके बस से बाहर चली गई बातें। इन्होंने जो है बड़ी कोशिशें की लेफ्ट राइट करने की इलेक्शन के चक्कर में कि किसी तरीके से हम इलेक्शन बचा लें आगे आने वाला। अब उसको जो है कहते हैं रियासत नहीं सियासत, पता नहीं सियासत नहीं रियासत क्या कहते हैं। अब जो है इनके पास कोई चॉइस नहीं रही तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आप देखें मतलब डॉलर 1, 2, 3 दिनों में 35 रुपए गिरा दिया, 5000 अरब पाकिस्तान का कर्ज बढ़ा दिया। कोई मतलब होश के नाखून लें। फिर 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाने के बाद अभी जो कैलकुलेशन सामने है वो रुपया जो अभी नया 270 रुपए में, उस हिसाब उस तनासुब से पेट्रोल की कीमत नहीं निकाली इन्होंने। ये तो अभी निकालनी है इन्होंने, ये कल पहली को निकालेंगे, 15 तारीख को निकालेंगे। अल्लाह करे, मैं दुआ कर रहा हूँ कि पेट्रोल इतना नीचे आ जाए कि आप कौम पे मजीद ना बोझ डले। चले इनसे पूछ लेते हैं ना कि अब तो कोई चॉइस नहीं है। एक बात सुमैया, एक बात, ये तो चीखे मारते रहे डॉलर डॉलर डॉलर। आज मैंने वीलॉग किया बाकायदा पाकिस्तान की खातिर और उसमें तंबीह की एक्सपोर्टरों को, उनको बताया कि आप भेज दें डॉलर। आप जो है इसके अलावा मैंने वीलॉग किए जिन्होंने डॉलर होल्ड किए, उनसे जो है वो की है नेशनल इंटरेस्ट में बात, और ये काम इनके थे। ये छुपे फिर रहे हैं, ये कभी अभी तक निकल ही नहीं रहे। 80-85 रुपए डॉलर का रेट बढ़ाने के बाद भी अभी तक निकल ही नहीं रहे इस चीज से। फिर इल्जाम हम पे लगा देते हैं। इमरान खान साहब ने कह दिया पिछले दिनों कि देयर इज नो फॉरवर्ड अदर देन आईएमएफ। अब ये क्या चाह रहे हैं हमसे? अब उल्टा केस भी बनाते हैं हम पे। चले पूछ लेते हैं ना मुजम्मिल साहब, आप कह रहे हैं आप लोगों ने नहीं किया, ये इनसे इनको समझ ही नहीं आई। अच्छा एक चीज जो बार बार इसाकडार साहब कहते रहे कि हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही ठीक कर लेंगे। राना साहब सुन लीजिए कि इसाकडार साहब क्या कहते रहे। राना साहब वो नहीं आते तो विल मैनेज, तो हाउ कैन वी मैनेज? इस तरह मैनेज कर रहे हैं हम लोग। देखिए मैं इसके बाद जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग भी उनसे एंगेज हैं। और देखिए ये दार साहब का अपना ख्याल हो सकता है और वो मेरे से तो कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से यही रास्ता है, इसके अलावा इस वक्त कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। और अगर आईएमएफ नहीं होगा तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। तो ये बात यही तो मैं समझना चाह रही हूँ राना साहब, ये बात समझ में नहीं आई पहले इसाकडार को कि यही रास्ता है हमारे पास, तो इतना टाइम क्यों गेन किया? 5 माह क्यों गेन किया उन्होंने? देखिए 5 माह नहीं, 3.5 माह चले 4 माह कर लें। उसमें 2 चीजें हुई। एक तो देखिए जो फ्लड्स का था, हमारा ख्याल था या दार साहब का ख्याल था कि आईएमएफ जो है वो टोन डाउन करेगा अपनी शराइत को और हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। तो उसके ऊपर बारहा कोशिश की गई आईएमएफ को मनाने के लिए। और दूसरा ये था कि हमें उम्मीद थी कि जो फ्रेंडली ममालिक हैं उनसे हमें कोई इमदाद आएगी। ऐसा नहीं हो सका और फिर ये क्लियर था कि आईएमएफ के बगैर या आईएमएफ के साथ ही हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है और अब हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो ये जो ताखीर हुई ये एक जेन्युइन कोशिश थी कि हम इस प्रोग्राम को टोन डाउन कर सकें या हम फ्रेंडली से कोई इमदाद दे सके, वो नहीं हुआ। और अभी कितना बोझ डालेंगे आप लोग टैक्सेस का? ये जो बजट भी आ रहा है और मजीद आईएमएफ की शराइत है। देखिए ये अभी फाइनल शक्ल इसकी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस करेगी जब ये फाइनल नेगोशिएशन आईएमएफ से जो आजकल चल रही है वो एक फाइनल जो है वो कंक्लूजन पे आ जाती है तो तब। लेकिन देखें हमारी कोशिश होगी कि जो मुतासिर तरीन तबका है, जो लो इनकम ग्रुप है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। बिजली की अगर इंक्रीज है उससे भी, गैस की इंक्रीज है उससे भी, टैक्सेस हैं उससे भी। लेकिन ये मैं एग्री करता हूँ सुमैया कि जब पेट्रोल की प्राइसेस एग्री होती हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है, वो आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं ये अब ऑप्शन कोई नहीं है।
इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो आर्जी तकलीफ है, ये अल्लाह करे कि हम चले सर, अल्लाह करे आर्जी ही हो, अल्लाह करे आर्जी ही हो, क्योंकि आवाम तो ये चाहती है कोई भी दे, लेकिन रिलीफ दे, कोई भी दे, आवाम ये चाहती है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक इल्ज़ाम है आप लोगों पे, वो ये है कि जाते जाते आप लोग हर चीज़ पे सब्सिडी दे गए, पेट्रोल पे, गैस पे, बिजली पे, सारा अपना IMF का मुआहिदा वॉयलेट कर दिया, जिसकी वजह से आज की हुकूमत को तकलीफ हो रही है और ये मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। देखिए सुमैया, पाकिस्तान में जो पावर में सब्सिडी है ना, ये मुशर्रफ के दौर से चल रही है। उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, चल रही थी, नून लीग का दौर आया, चल रही थी। अगर किसी ने बिजली की कीमत सबसे ज्यादा अपनी हुकूमत में बढ़ाई थी ना, वो इमरान खान की हुकूमत में बढ़ी थी, जिसके पीछे तो इन्होंने महंगाई मार्च निकाला था। और रहा सवाल पेट्रोल की सब्सिडी का, पेट्रोल की कौन सी सब्सिडी? हमने तो सिर्फ जो है वो किया था, पेट्रोलियम लेवी सिफर कर दिया था, क्योंकि रशिया की वॉर थी सामने। और इससे ज्यादा हमने जो है बेहतरीन काम किया था, इससे ज्यादा मुराद दी थी जब कोविड आया था। लेकिन हमने मईशत भी साथ साथ संभाली थी, हमारे रिजर्व भी बढ़े थे। अगर ये उस वक्त सब्र तहम्मुल कर लेते कमोडिटी सुपर साइकिल में, हमारे जो आज ये हमें कह रहे हैं कि अपीलें कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल सेमिनार में अपीलें कर रहे हैं हुकूमत को ना तनकीद करें, पेट्रोल की कीमत जब वो बढ़ा रहे हो, इसहाक डार साहब अपीलें कर रहे हैं, राना एहसान कर रहे हैं। ये अगर साल पहले अगर ये रवैया इख्तियार कर लेते तो आज पाकिस्तान यहाँ ना खड़ा होता। अच्छा। और यकीन जाने कि ये उस वक्त जो है PMLN जो है बड़ी ड्राइविंग पोजीशन, अगर ये इलेक्शन पे उस पर इमरान खान वाले में चले जाते तो ये जीत जाते, लेकिन इन्होंने इलेक्शन भी नहीं होने दिया। 3 महीने में इलेक्शन हो जाता उसी वक्त। तो आप कह रहे हैं इन्होंने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, आप ये कह रहे हैं कि ना अब इनको वोट मिलेगा ना ये मईशत ठीक कर सकते हैं, यही पॉइंट है। इनकी प्रायोरिटी आपके सामने है ना, जो सारे कानून तब्दील हुए, किसका फायदा हुआ, बेसिकली अपने आप को इन्होंने आगे रखा था। चले मुजम्मिल साहब, आप कह रहे हैं कि इनको अपने आप को रिलीफ देना था, दोनों तरजीहात नहीं थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मुजम्मिल असलम साहब, राना एहसान साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, वक्त का बहुत शुक्रिया। लेकिन अफसोस की बात है, एक तरफ तो आवाम गरीब से गरीब तर हो रही है, दूसरी तरफ हुकूमती अशराफिया जो है उसका हुकूमती अलाव लश्कर जो है उसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है। एक तरफ खते गुर्बत से जिंदगी बसर करने वालों की तादाद है वो 60 लाख खानदानों का इजाफा उसमें हो चुका है। हमारी जन्नत नज़ीर मुल्क को मुक़्तदर हुक्मरानों ने जहन्नुम बना दिया है। वो शहरी जो कभी एक तनख्वाह से पूरे घर का खर्च संभाला करता था, आज तो या वो बेरोजगार है या उसके लिए अपनी तनख्वाह से रूखी सूखी खाकर गुजारा करना भी नामुमकिनात में से एक हो गया है। हमारे हुक्मरानों को ना मईशत की फिक्र है, ना ही महंगाई के बोझ तले दबे आवाम की। उनके अपने घर लंदन और दुबई में हैं, उनके बच्चे बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल करते हैं, उनके इलाज बैरून मुल्क से होते हैं। ये क्या जाने कि 60 लाख खानदान जो कभी 3 वक्त की रोटी सैर होकर खाया करते थे, जो कभी अच्छा पहना ओढ़ा करते थे, आज रोटी पर प्याज भी नहीं रखकर खा सकते क्योंकि प्याज भी महंगा हो गया है। अच्छा ओढ़ना, घूमना फिरना ये तो बहुत दूर की बात हो गई है, वो सिर्फ 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत जब तक शहजादों की जिंदगी गुजारती रहेगी, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। यही मेरा पॉइंट है आज का, और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ